हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज से देखेंगे एक नया सीरीज़। आप लोग ग्रामर के बारे में बातें कर रहे थे कि सर ग्रामर का कोई लाइए, तो मैं ग्रामर को पढ़ाऊंगा आपको एरर डिटेक्शन के थ्रू। इसमें सारे जो चैप्टर्स होते हैं ग्रामर के वो सारे कवर हो जाएंगे। और इसमें ये जो सीरीज़ है इसमें थोड़ा सा हाई लेवल का क्या होगा, क्वेश्चंस आपका होगा, खास करके जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। जैसे यही एग्ज़ाम जो है आपका वो आईईएस में पूछा गया है। यूपीएससी का आईईएस एग्ज़ाम होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप फिर क्विजेस करवाना चाहते हैं तो त्रिगीतम सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा आपको त्रिगीतम 4 AM क्लब करके, त्रिगीतम 4 AM क्लब याद रखना, और वहाँ पर ऐड होना है आपको। अब ज़रा देखो, हाँ, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। आप 1 सेकंड का वक्त जो देते हैं ना लाइक करने में, वो मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है और अंदर से खुशी देता है। तो चलो देखो, फर्स्ट क्या है अभी आपका, ट्राई टू आस्क हिम वाई डज ही रिपीट द सेम मिस्टेक ईच टाइम। अब हम लोग एक एक पार्ट करके देखेंगे कि क्या गलती है यहाँ पर। तो फर्स्ट सेंटेंस में ट्राई टू आस्क हिम, उसे पूछने की कोशिश करो। चलो भाई, इसमें कोई गलती नज़र नहीं आ रहा। वाई डज ही रिपीट, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई डज ही रिपीट, ये क्वेश्चन है। थर्ड पर्सन के लिए क्या आता है, डज आता है सब्जेक्ट से पहले, तो ये क्वेश्चन शो कर रहा है आपका। अब यहाँ भी कोई गलती नज़र नहीं आ रहा। अब ज़रा देखो, यहाँ पर है द सेम मिस्टेक ईच टाइम। अब आप यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पर द नहीं आना चाहिए था, द आने का क्या यहाँ पर तुक है। तो ज़रा देखो, द यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि द जो है वो एक डेफिनिट आर्टिकल है, ये तो आप पहले से जानते हैं। और ए और एन जो होता है वो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, मतलब जिसका कोई निश्चिंतता जिसको बोलते हैं वो नहीं है। उसके पहले आप ए और एन देते हैं, लेकिन जो चीज़ निश्चित है उसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं, मतलब डेफिनिट चीज़ों के पहले। तो डेफिनिट कहने का यहाँ पर क्या सेंस है कि सेम मिस्टेक की बात कर रहा है, वो वही मिस्टेक की बात कर रहा है जो पहले भी कभी वो कर चुका है। ये मिस्टेक को पहले भी वो कमिट कर चुका है, इसलिए वो डेफिनिट मिस्टेक बन जाता है और उसके पहले द आना यहाँ पर अनिवार्य है। ठीक है, तो ये द का यूज यहाँ पर गलत नहीं है, द यहाँ पर सही है। तो द सेम मिस्टेक हो गया, ईच टाइम यहाँ भी कोई गलती नहीं है। अब देखेंगे कहाँ गलती है, यहाँ पर है वाई डज ही रिपीट। अब जरा आप क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कह क्या रहा है कि ट्राई टू आस्क हिम, मतलब एक तरह का एक स्टेटमेंट है, और यहाँ पर फुल स्टॉप भी है, मतलब एक तरह का ये स्टेटमेंट है, ना कि ये क्वेश्चन है। बात समझ रहे हो। और यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन फॉर्मेट में इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पर गलती है। इसको स्टेटमेंट है क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है कि ट्राई टू आस्क हिम, उसे पूछने की कोशिश करो कि वो सेम गलती को बार बार क्यों रिपीट कर रहा है। तो ये एक तरह का एक कथन है, ना कि क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है एक। तो ज़रा देखो, जैसे सिंपली इतना ही रहता ना, वाई डज ही रिपीट, तो वो एक क्वेश्चन रहता, लेकिन इसके पहले जो एक सेंटेंस दिया ट्राई टू आस्क हिम, तो ये इसको स्टेटमेंट बना देता है। अब ज़रा देखो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, तो एरर सबसे पहली बात, इसका आंसर जो है आपका बी में है, और यहाँ पर इसका करेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर होना चाहिए वाई ही रिपीट्स, वाई ही रिपीट्स। क्यों यहाँ पर रिपीट्स होगा, इसलिए क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, पहली बात। और दूसरी बात कि इसको स्टेटमेंट बनाना था, इसलिए वाई ही रिपीट्स होगा। अगर वाई डज ही कर देते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाता है। और क्यों ये स्टेटमेंट है ये तो मैं बता दिया, क्योंकि इसके पहले एक सेंटेंस आया है जो इसको एक स्टेटमेंट बनाता है, ना कि इसको क्वेश्चन बनाता है। अब चलो, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड वाले को ट्राई करो आप, सेकेंड में क्या गलती है, तो ज़रा देखो, यहाँ दिया है माई अंकल डिस्पोज्ड ऑफ हिज ओल्ड हाउस इन द कंट्री। कहने का क्या मतलब है ये, तो इसका मतलब है कि मेरे अंकल जो हैं, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है, मैं फ्रेजल वर्ब में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेच देना, किसी पुराने चीज़ों से निपट लेना, तो डिस्पोज ऑफ कहलाता है। और यहाँ पर आपका माई अंकल डिस्पोज ऑफ, अभी तक तो कोई गलती नज़र नहीं आ रहा। ध्यान रखना कि यहाँ पर डिस्पोज्ड दिया है, मतलब ये पास्ट टेंस में है, चलो ठीक है। हिज ओल्ड हाउस, ये भी कोई गलती नहीं है, वो अपने पुराने हाउस को क्या कर दिया, बेच दिया। इन द कंट्री, वो
अपने कंट्री में बेच दिया। ठीक है, अब ज़रा देखो गलती है कहाँ। डिस्पोज ऑफ में OFF नहीं होता, इस चीज़ का आप ख्याल रखना। यहाँ पर होता है सिंपली ऑफ, तो डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेच देना। तो इस बात का ख्याल रखना कि यहाँ पर फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड यहाँ पर गलती आपको मिला, मतलब फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड गलती यहाँ पर दिया हुआ था। तो डिस्पोज ऑफ नहीं होगा, डिस्पोज ऑफ होगा, ए सिंगल एफ वाला। तो यहाँ पर गलती किस में है, ए में है। तो आप आंसर इसका समझ लेना कि ए में गलती है। अब ज़रा देखो थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर का क्या करना है आपको, आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या गलती है इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, यहाँ दिया मेनी स्टूडेंट हैव ज्वाइंड द नेशनल सर्विस स्कीम टू सर्व द लोकल कम्युनिटी। क्या गलती है यहाँ पर, जरा देखो। मेनी स्टूडेंट, कोई गलती नज़र नहीं आ रहा। आप कह सकते हो कि सर मेनी आया है तो उसके बाद स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं है। मेनी अगर रहता सिर्फ और यहाँ पर ए वाला पोर्शन ए नहीं रहता तो यहाँ पर मेनी स्टूडेंट्स हो जाता, समझ रहे हो। लेकिन ए आने के वजह से, इस ए आने के वजह से यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसका फॉर्मेट ही होता है। अगर मेनी रहता तो स्टूडेंट्स होता, लेकिन मेनी है एक साथ, तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन होगा। तो यहाँ पर कोई गलती आपका नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, ज़रा देखो। हैव ज्वाइंड द नेशनल सर्विस स्कीम, यहाँ पर क्या गलती है ज़रा देखेंगे, आगे देख लेते हैं। कोई गलती तो नहीं। टू सर्व द लोकल कम्युनिटी, किसी तरह का गलती इसमें नज़र नहीं आता। अब ज़रा देखो, यहाँ पर हैव ज्वाइंड और ये है आपका मेनी स्टूडेंट। तो मेनी स्टूडेंट का अभी बताया कि अगर मेनी सिर्फ रहता तो यहाँ स्टूडेंट्स हो जाता, उस तरीके से वो प्लुरल का सेंस देता। और अगर प्लुरल का सेंस होता तो उसके साथ हैव यहाँ पर सही था। लेकिन मेनी आया है एक साथ, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। मेनी आया है और मेनी के बाद जो भी नाउन लगता है वो सिंगुलर लगता है, और सिंगुलर लगने के वजह से ये आगे वाला वर्ब भी अपने ही तरीके से लेगा। और ये टोटल मेनी स्टूडेंट जो दिया है वो सिंगुलर का सेंस देते हुए आपका यहाँ पर हैव नहीं होगा, यहाँ पर हैज़ होना चाहिए था। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर गलती किस में था, इसमें गलती था बी में, एरर इसमें बी में था। तो इस बात का आप ख्याल रखना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इस बात को लेकर के। यहाँ पर है मेनी अ मैन, देखो ये है मैन आपका, और यहाँ पर मैन नहीं है, मतलब ई नहीं है, ये सिंगुलर का सेंस देता है। मेनी अ मैन was killed in an accident। तो इससे आप क्या समझे कि मेनी अ मैन, मेनी अ के बाद आपका सिंगुलर नाउन लगता है, और ये आपका वॉज का दिया है ना कि वर का। तो ये करेक्ट है आपका, तो यहाँ वॉज ही होना चाहिए था। तो इसी तरीके से यहाँ हैव ना होकर के हैज़ होगा आपका। नेक्स्ट देखो क्या है, फोर्थ नंबर क्या है, ज़रा देखो। ये फोर्थ नंबर कह रहा है इफ़ यूड हैव अरेंज्ड दिस रेड फ्लावर्स इन योर वेस। वेस मतलब होता है गुलदानी, जिसमें हम लोग गुलदस्ता वगैरह फूल वगैरह रखते हैं। टुगेदर विथ सम वाइट वंस दे वुड हैव लुक्ड प्रेटी। अब इसमें क्या गलती है, तो सबसे पहली बात फर्स्ट वाले में देखते हैं। आपको हमेशा नोटिस करना है, जब भी आपको वुड हैव का प्रयोग मिल जाए ना, वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका वुड हैव लुक्ड, और यहाँ भी दिया वुड हैव अरेंज्ड, तो ये दोनों एक साथ नहीं आते। कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस में दो बार इसका यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहली बात आपको इसमें पहचानना है कि ये इफ़ वाला कंडीशन है, मतलब कंडीशनल सेंटेंस है। जो अनरियल सिचुएशन होता है, जो अनफुलफिल्ड सिचुएशन होता है पास्ट का, उसके बारे में ये दिया हुआ है। तो ये इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि आपका दो तरह का क्लॉज है। क्लॉज मतलब समझ लो पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो ये इफ़ वाला क्लॉज है, ये इफ़ वाला क्लॉज है, और ये आपका है दे वुड हैव लुक्ड प्रेटी, मतलब इफ़ वाला क्लॉज आपका यहाँ तक है। दे वुड हैव लुक्ड प्रेटी मतलब ये आपका मेन क्लॉज है एक तरह का।
अब इसमें इसका जो बनावट होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, रूल है जो इसका, वो क्या होता है ये पहले समझो। इसका जो रूल है वो है कि जो कंडीशन वाला इफ़ वाला जो क्लाउज है, ये वाला जो क्लाउज है इफ़ वाला सेंटेंस, इसके साथ वुड हैव अरेंज्ड नहीं लगता। इसके साथ आपको देना होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 का फॉर्म चलता है। ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पर है इफ़ के बाद क्या लगेगा, इफ़ प्लस हैड प्लस इफ़, सॉरी एक सेकंड फिर से देखना है इसको, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का फॉर्म चलता है। मतलब अगर यहाँ इफ़ है, इफ़ के बाद सब्जेक्ट यू है तो वुड हैव नहीं लगेगा, यहाँ पर हैड लगना चाहिए था वुड हैव के बदले। और क्योंकि ये इफ़ वाला सेंटेंस है और अरेंज्ड आपका सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, V3 है ये तो चलेगा। और इसी सेंटेंस का इक्वल क्या फॉर्म होता है, एक होता है जो मैं इसके पहले लिख रहा था आपका, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, दोनों सेम मीनिंग देते हैं। जैसे यहाँ दूसरे तरीके से कहा जा सकता था, क्या कहा जा सकता था, तो हैड यू अरेंज्ड दिस फ्लावर्स, मतलब दिस रेड फ्लावर्स, ऐसे सेंटेंस का फॉर्म करेक्ट हो सकता था। और ये दोनों सेम मीनिंग देते हैं आपका, इस वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों सेम मीनिंग देता है, इसका आप ख्याल रखना। अब ज़रा देखो, तो गलती बस यही था आपका। और लास्ट वाला जो क्लाउज होता है उसमें वुड हैव प्लस वर्ब 3 का फॉर्म यहाँ पर लगता है। वुड के जगह पर कभी कभी कुड भी लगता है, माइट भी लगता है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना। लेकिन इफ़ वाले कंडीशन में, इफ़ वाले सेंटेंस में आपका इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड आता है, इसका भी आप ख्याल रखना। अब ज़रा देखो, ये तो समझ में आ गया आपका गलती कहाँ था। तो फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है, यहाँ पर एरर है, वुड हैव के बदले क्या होता, इफ़ यू हैड होता, यहाँ पर हैड होता, तो ये भी आप समझ लिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ट्राई करना आप। यहाँ पर क्या दिया, ये भी थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, 5th नंबर जो है आपका। नो वैरायटी ऑफ मैंगो प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री इज़ एज टेस्टी एज दिस वैरायटी। मतलब हमारे कंट्री में ऐसा एज है यहाँ पर, ऐसा मैंगो प्रोड्यूस नहीं होता जितना इस वैरायटी का मैंगो टेस्टी है। तो देखो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर गलती कहाँ है ये हम लोग देखेंगे भी ध्यान से। तो नो वैरायटी ऑफ मैंगो, इसके बारे में कोई ख्याल नहीं है, नो वैरायटी के साथ क्या लगता है क्या नहीं लगता है, इसके बारे में देखेंगे गलती। प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री, ये तो करेक्ट लग रहा है, कोई गलती नहीं है। वर्ब है यहाँ पर थर्ड फॉर्म, चलो ये भी गलती नहीं है, टेंस में कोई गलती नहीं है। इज़ एज टेस्टी एज दिस वैरायटी, यहाँ पर एज और एज वाला फॉर्म है, एज और एज वाला, कभी कभी सो एंड एज वाला फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर आपको गौर करना है, इन दोनों में क्या रूल होता है ये मैं बता देता हूँ। एज जो होता है ये वाला, ये पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में यूज होता है, ख्याल रखना। एज मतलब इन दोनों का सेम मीनिंग होता है। पहले हिंदी मीनिंग समझ लो, इसका मतलब है जितना कि उतना, बस इसका यही मीनिंग होता है दोनों का। लेकिन एज और एज जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर नो वैरायटी दे दिया है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब ये यहाँ पर ये करेक्ट है। लेकिन सो एज जो है, यहाँ पर सो भी लगा सकते थे, इस एज के बदले सो भी देंगे तो भी गलती आपका नहीं है, क्योंकि सो एज का प्रयोग जो होता है, इसका यूज होता है वो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और ये सेंटेंस ऑलरेडी आपका नेगेटिव है। तो एज और एज वाला पार्ट में यहाँ पर कोई गलती आपका नहीं है। तो क्या गलती है ये अब देखेंगे। अब इसमें गलती क्या है ज़रा देखो, यहाँ पर गलती है नो और नो अदर में। अगर आपको डिफरेंस पता है तो आप समझ जाएंगे कि इन दोनों में मतलब यहाँ क्या गलती है, इसके बाद आप समझ जाएंगे। तो नो और नो अदर में क्या फ़र्क है ये ज़रा देखो। तो जो नो है ना, ये नो वैरायटी, यहाँ पर हो सकता था नो बॉयज़ नो सिटी, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता था। और यहाँ पर हो सकता था नो अदर वैरायटी, नो अदर बॉयज़, नो अदर सिटीज़, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपके खुद के कंट्री के बारे में बताया जा रहा है। एक चीज़ गौर करना, तो यहाँ पर क्या है
कि यहाँ पर जो तुलना किया गया है किसी मैंगो का, किसी एक वैरायटी के मैंगो का जो तुलना किया गया है वो उसी कंट्री के मैंगो से तुलना किया गया है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जब एक वर्ग के व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी वर्ग के सारे व्यक्तियों या वस्तुओं से पॉजिटिव डिग्री में करनी हो तो उसके लिए बनावट जो होता है वो क्या होता है, उसके लिए होता है नो अदर का बनावट, ना कि नो का। तो आपका सेम कैटेगरी का है, सेम वर्ग का वस्तु है, मतलब ये जो मैंगो है वो सेम वर्ग का है, मतलब सेम कंट्री की बात कर रहा है। किसी दूसरे कंट्री का अगर बात करता तो सिर्फ नो वैरायटी आपका करेक्ट था, लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ करना होगा, तो नो अदर वैरायटीज यूज़ करना होगा आपको। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि नो अदर वैरायटीज अगर लिखेंगे वहाँ पर तो उसका क्या होगा कि सेम कंट्री। इसका हम लोग अभी एग्जांपल लेते हैं, ज़रा देख लो। अब सेंस बन पा रहा है ना आपके दिमाग में कि अगर रहता नो वैरायटी ऑफ मैंगो, सेम कंट्री की बात कह रहा है, मतलब एक मैंगो, एक वैरायटी के मैंगो का अपने ही कंट्री के मैंगो से तुलना किया गया है, तो सेम कंट्री से, सेम ग्रुप से अगर तुलना किया जाए तो आपका नो अदर का यूज होगा। और अगर किसी दूसरे कंट्री के मैंगो से तुलना किया गया होता तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता। जैसे हम लोग अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो वो एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखो। नो सिटी इन इंडिया इज एज गुड एज लंदन। ये एक आपका सेंटेंस है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये नो सिटी, मतलब जो सिटी का तुलना किया गया है वो इंडिया के सिटी का तुलना किया गया है किससे, ये दूसरे कंट्री के सिटी से तुलना किया गया, मतलब लंदन से तुलना किया गया है। तो नो सिटी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर अगर दे देता नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ एज गुड एज लंदन तो वो गलत हो जाता, क्योंकि नो अदर नहीं लगेगा, क्योंकि नो अदर जो लगता है वो सेम कंट्री, सेम ग्रुप, सेम तरह के व्यक्तियों से तुलना जब करते हैं तो नो अदर लिखा जाता है। जैसे उसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, देखो ज़रा, यहाँ ले सकते हैं नो अदर बॉय इन द क्लास is as good as पंकज। एक क्लास के बारे में हम तुलना कर रहे हैं, मतलब सारे दूसरे लड़कों का तुलना कर रहे हैं किससे, पंकज से। किस क्लास का, तो सेम क्लास की बातें कर रहे हैं, ना कि दूसरे क्लास के बच्चों से तुलना कर रहे हैं। अगर दूसरे बच्चों से तुलना करते दूसरे क्लास के बच्चों से तो यहाँ पर नो बॉय ही होता सिर्फ, लेकिन सेम क्लास के बच्चों से अगर तुलना कर रहे हैं पंकज का तो वहाँ पर नो अदर आपको लिखना पड़ेगा। तो नो और नो अदर में आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब ज़रा देखो, तो यहाँ गलती क्या था आपका, यहाँ पर नो अदर वैरायटी होता, क्यों, क्योंकि नो अदर का यूज जो होता है वो सेम ग्रुप का जब तुलना करते हैं, सेम कंट्री के मैंगोज का तुलना कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर नो अदर लिखना ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट देखो 6 नंबर, ये है द फ्यू पीपल हु प्रैक्टिस what they preach they are to be admired। अब यहाँ पर क्या एरर है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट में देखो द फ्यू पीपल, द यहाँ पर कभी कभी अ फ्यू लिखता है, कभी कभी फ्यू लिखता है, कभी कभी द फ्यू लिखता है। तो द फ्यू लिखा है मतलब कुछ ना कुछ पीपल के बारे में बता रहा है। अगर वेरी फ्यू रहता, मान लो वेरी फ्यू अगर रहता तो इसका मतलब हो जाता है कि बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन द फ्यू है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ व्यक्तियों के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है, द फ्यू पीपल कोई गलती नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ पीपल के बारे में बातें कर रहा है ये। हु प्रैक्टिस, यहाँ पर एस होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि फ़र्क क्या है, ये प्रैक्टिस अगर सी वाला रहता तो वो नाउन होता है और ये एस वाला है तो क्या होता है, ये आपका वर्ब होता है। तो यहाँ एरर नहीं है, मतलब ये टाइपिंग एरर था मेरे तरफ से। तो यहाँ है हु प्रैक्टिस, मतलब कुछ पीपल जो हैं हु प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच, जो दूसरों को प्रीच देते हैं, मतलब दूसरों को समझाते हैं, दूसरों को जो उपदेश देते हैं, वो क्या दिया है, दे आर टू बी एडमायर्ड, मतलब जो दूसरों को जो उपदेश देते हैं अगर वो खुद प्रैक्टिस करें तो वो क्या है, काबिल तारीफ़ है, मतलब वो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, ये कह रहा है ये। अब यहाँ पर गलती क्या है,
हु प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस करते हैं, व्हाट दे प्रीच जो वे उपदेश देते हैं। हु का मतलब यहाँ पर जो है और व्हाट का मतलब यहाँ जो है, यहाँ पर व्यक्ति के सेंस में, यहाँ पर उस प्रीच के सेंस में, उपदेश के सेंस में। मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं, व्हाट दे प्रीच जो वो उपदेश देते हैं, यहाँ पर कोई गलती नहीं है आपका। दे आर टू बी एडमायर्ड, यहाँ भी कोई गलती नहीं है, उन लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए, ऐसा इसका कहने का मतलब है। तो गलती है कहाँ, जरा देखो इसमें गलती आपका सी नंबर में है, दे आर टू बी एडमायर्ड। क्यों गलती है जरा देखो, क्योंकि सेम सेंटेंस में, ये पूरे सेंटेंस में दे का यूज़ 2 बार हुआ है। गौर करना, दे का यूज यहाँ पर दो बार यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो क्या है कि ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। जो पहले वाला दे है उसको रहना चाहिए, और बाद में बार बार एक ही सब्जेक्ट के लिए रिपीट हो रहा है तो वो नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है आपका, द बॉय हु हैज़ कम लेट इज mischievous। मतलब वो शरारती है। जो बच्चा लेट से आया है वो बच्चा क्या है, थोड़ा सा शरारती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर बोल दें द बॉय, मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो लेट आया है, ही इज़, यहाँ पर क्या ही लिख सकते हैं हम लोग, ही इज़ बिल्कुल नहीं लिख सकते। ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है सुनने में भी कि द बॉय हु हैज़ कम लेट ही इज़ मिस्चीवियस। नहीं, बार बार हम लोग इंडिकेट करने के लिए सब्जेक्ट का यूज नहीं करते, इसलिए यहाँ पर ही का यूज नहीं करना चाहिए था। उसी तरीके से उन व्यक्तियों के बारे में जो संदेश देते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, उसके बारे में यहाँ पर दे का यूज हो चुका है, इसलिए यहाँ पर बार बार दे का यूज करना उचित नहीं समझा जाता। इसलिए यहाँ पर गलती आपका सी में है। तो इसका भी आंसर आप लोग देख लिए, सी होगा इसका आंसर। जो एरर है वो सी में है। क्या है, तो यहाँ पर दे नहीं होना चाहिए था। अब ज़रा देखो, मतलब रिडंडेंट है जिसको बोलते हैं, अनावश्यक है वो। नेक्स्ट है 7th नंबर, क्या, ही कुड नाइदर क्लियरली आइडेंटिफाई द मैन हु अटैक्ड हिम नोर ही कुड नेम द वेपन विथ विच ही वॉज अटैक्ड। अब यहाँ ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि यहाँ पर अगर आप ग्रामर का रूल थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये नाइदर नोर वाला क्वेश्चन है। ध्यान दो, तो सबसे पहली बात आपका ध्यान इसी के ऊपर जाना चाहिए था कि नाइदर नोर का है, कहीं यहाँ पर तो गलती नहीं है। तो देखो, एक होता है आइदर और वाला, आ तो ये इसका हिंदी मीनिंग, और फिर है आपका नाइदर नोर वाला, और एक होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली यहाँ देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्वेश्चन आता है। तो ये तीनों में एक ही फंडा होता है। क्या फंडा होता है कि अगर नीदर के बाद जो चीज़ आपका दिया हुआ है, मतलब अगर सब्जेक्ट दिया है तो नॉर के बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा क्या कि अगर नीदर के बाद आपका नाउन है तो इसके बाद भी नाउन होना चाहिए, इसके बाद अगर प्रोनाउन है तो इसके बाद भी प्रोनाउन होना चाहिए, इसके बाद एडजेक्टिव है तो इसके बाद भी एडजेक्टिव, और अगर नीदर के बाद भी आपका वर्ब है तो नॉर के बाद भी क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, ज़रा देखो, दिया ही कुड नाइदर क्लियरली आइडेंटिफाई। अब नाइदर के बाद यहाँ क्या दिया है, तो दिया क्लियरली आइडेंटिफाई। मतलब क्लियरली है एक तरह का एडवर्ब जो इस वर्ब का क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है आइडेंटिफाई का। तो आइडेंटिफाई आपका क्या है, एक वर्ब है। नॉर के बाद क्या दिया है यहाँ पर, नॉर के बाद इसी तरीके से क्या होना चाहिए था, ही कुड नेम द वेपन। यहाँ पर नेम मतलब नाम बताना चाहिए, नाम बताना, नेम का मतलब नाम बताना, यहाँ पर वर्ब है। तो यहाँ पर वर्ब के पहले नाइदर है, नेम के पहले भी यहाँ नॉर है। लेकिन ध्यान देना, इस फर्स्ट वाले वर्ब के पहले क्लियरली है जो एडवर्ब है, लेकिन इस नेम के पहले क्या कुड जो आया है या फिर ही आया है, क्या वो एडवर्ब है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, गलती कहाँ है, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में?
तो यहाँ पर गलती जो है आपका, ये आपका फर्स्ट वाले में है। कैसे फर्स्ट वाले में है? क्योंकि ये जो नोर है ये ही के पहले आया है, तो ये जो नीदर है, नाइदर और नीदर दोनों पढ़ते हैं इसको, तो ये नाइदर जो है ये ही के पहले आना चाहिए था, मतलब सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके का फिट नहीं बैठ रहा है। क्लियरली आइडेंटिफाई, अब डायरेक्टली अब कहोगे कि नहीं, आप एक काम कर सकते थे कि ये ही को ही आप क्लियरली आइडेंटिफाई जैसा वर्ड के पहले बैठा सकते थे, लेकिन एडवर्ब और वर्ब दोनों एक साथ है, उस तरीके का वर्ड इस नोर के आगे नहीं दिया हुआ है। ध्यान दे रहे हो? जैसे एडवर्ब है, ये वर्ब है, यहाँ वर्ब तो नेम है लेकिन इसके पहले कोई एडवर्ब नहीं है, इसलिए क्या होगा, पहला में गलती होगा। और नीदर को कहाँ पुट करना होगा, तो आपको ही के पहले पुट करना होगा। जैसे इस ही के पहले नोर आया है, उसी तरीके से नीदर का यूज भी कहाँ होना चाहिए था, इस ही के पहले। तो 7 में क्या गलती है आपका, तो फर्स्ट नंबर में गलती है, एरर आपका ए में है। ठीक है, चलो अब जरा देखो नेक्स्ट नंबर 8th नंबर क्या है आपका। ये कह रहा है आई एम श्योर दे मस्ट हैव हैड स्ट्रेंजर्स इन द हाउस, मतलब मैं श्योर हूँ कि दे मस्ट हैव हैड स्ट्रेंजर्स इन देयर हाउस, मतलब उनके अपने घर में कोई ज़रूर अजनबी आया हुआ है। बिकॉज आई वॉज हियरिंग द डॉग बार्क, डॉग बार्क यहाँ पर द डॉग बार्क जो है एक नाउन की तरह यूज हुआ है। लास्ट नाइट एंड द लाइट्स वर ऑन, और लाइट भी क्या थे, ऑन थे, लेकिन कुत्ते की आवाज़ हम क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। तो यहाँ गलती है कहाँ, अब ज़रा देखेंगे एक एक करके। फर्स्ट वाले में आई एम श्योर, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। दे मस्ट हैव हैड स्ट्रेंजर्स, हैव हैड दोनों एक साथ आ सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं है। जब कोई रहने के सेंस में हो तो हैव हैड भी होता है, जैसे ब्रेकफास्ट लेने के सेंस में भी होता है, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, ऐसे भी बोलते हैं, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, मतलब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। यहाँ पर है हैव हैड स्ट्रेंजर्स, मतलब वहाँ स्ट्रेंजर्स पहले से थे, मौजूद थे, तो इस सेंस में यहाँ पर कोई गलती नहीं है। इन द हाउस, चलो बिकॉज आई वॉज हियरिंग द डॉग बार्क, अब जरा ध्यान देना यहाँ पर है हियरिंग वर्ड, और हियरिंग वर्ड जो है सो कभी भी हियर जो एक वर्ब है इसका कंटिन्यूअस टेंस में कभी यूज़ नहीं होता। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे एक हियर हो गया खुद, आप देख सकते हो सी, आप देख सकते हो नो, तो इस तरीके का जो वर्ड है ये कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होता। जैसे सी कभी कभी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस सी का यूज कंटिन्यूअस में नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि आई नो हिम, कि मैं उन्हें जानता हूँ, आई नो हिम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमको लिखना हो कंटिन्यूअस में कि आई एम नोइंग हिम, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। नो का नोइंग नहीं बनता, वैसे ही हियर का हियरिंग नहीं बनता। तो यहाँ होना क्या चाहिए था, अब ज़रा देखो क्या होना चाहिए था। यहाँ पर हैड है, मतलब पास्ट का सेंस दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आई वॉज हियरिंग के जगह पर यहाँ होता आई हर्ड, आई हर्ड होता पास्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको ख्याल रखना था क्या कि हियर वर्ड का कभी भी कंटिन्यूअस टेंस मतलब हियरिंग उसका नहीं बनता, वी का ING वाला फॉर्म कभी नहीं बनता। कौन कौन से वर्ड में बताया, तो हियर बताया, सी बताया और नो बताया, 3 को भी ख्याल रखो। अब ज़रा देखो नेक्स्ट 9th नंबर में क्या है एरर, फाइंड आउट करो इसमें। ही हैज़ बीन एट द जॉब, मतलब वो जॉब पे ही है अभी तक, ऐसा बोल रहा है ये। एवर सिंस ही बिगैन, मतलब जब से वो शुरू किया है, इट मतलब इस जॉब को, दिस मॉर्निंग मतलब इस मॉर्निंग में जब से वो शुरू किया है उसी जॉब पर है। बट वेदर ही विल फिनिश इट, मतलब उस काम को वो फिनिश करेगा कि नहीं। इट टुडे इज़ नो बडीज इज़ एनी बडीज गेस, तो इसमें गलती क्या है, फर्स्ट में कोई गलती नज़र नहीं आ रहा। एवर सिंस ये भी गलती नहीं है, जब से वो शुरू किया है, एवर सिंस ही बिगेन इसको यूज़ करते हैं, ये बिगेन है मतलब V2 फॉर्म है, तो ये गलती नहीं है यहाँ पर, एवर सिंस के साथ V2 आता है। इन दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग में जब से शुरू किया था। बट वेदर ही विल फिनिश इट टुडे, लेकिन वो फिनिश करेगा कि नहीं आज, इज़ एनी बडीज गेस, वो किसी भी व्यक्ति का गेस है, मतलब अनुमान है, तो नहीं, यहाँ पर गलती यही है, गलती आपका एनी बडीज गेस में है। यहाँ पर होना चाहिए था, हिंदी मीनिंग समझ रहे हो ना इसका क्या कहने का है, तो यहाँ पर होना चाहिए था नो बडीज गेस, मतलब
किसी व्यक्ति का अनुमान से बाहर है, मतलब कोई भी व्यक्ति का अनुमान नहीं है, ऐसा ये सेंस था इस सेंटेंस का कहने का मतलब। तो एनीबडी नहीं आता, नोबडीज आता। तो यहाँ पर गलती आपका नोबडीज में था, यहाँ एनीबडीज की जगह नोबडी होना चाहिए था। अब जरा देखो नेक्स्ट नंबर क्या है, आखिरी नंबर 10th नंबर। माई फादर टोल्ड मी दैट, मेरे पिताजी मेरे से कहे थे कि ही वुड नॉट टॉक टू मी, कि वो मुझसे बात नहीं करेंगे, इफ़ आई डू नॉट अटेंड टू वॉट ही सेड टू। अब जरा देखो अटेंड टू आया है, यहाँ पर सेंटेंस आया है अटेंड टू। अब अटेंड टू को हम लोग किस चैप्टर में पढ़े थे, तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन में पढ़े थे कि अटेंड टू, अटेंड के साथ अगर टू आता है तो उसका मतलब होता है ध्यान देना, मतलब अपने पिताजी की बातों पर ध्यान देना। ये कह रहा है कि अगर मैं उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया जो उन्होंने कहा था, तो मेरे पिताजी मेरे से बात नहीं करेंगे, ऐसा इसका मीनिंग है। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है गलती। तो आपको देखो गलती ढूंढना है ना अगर एग्जाम में, तो क्या करना है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, जैसे नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ये सारे को चेक करना है, प्रीपोजिशन होते हैं, ये सारे को चेक करना है कि कहीं यही सारी चीज़ों में तो गलती नहीं है। अगर इन सारे चीज़ों में गलती नहीं है तो आप टेंस को चेक कर सकते हो। लेकिन मोस्टली क्या होता है, क्वेश्चन में सबसे पहला चेक जो होता है वो टेंस से शुरू करना चाहिए, पहले देख लेना चाहिए टेंस करेक्ट है कि नहीं। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं तो माई फादर टोल्ड मी, ये पास्ट टेंस में है, यहाँ पर विल का पास्ट जो होता है वो वुड दिया है, मतलब ये करेक्ट है। तो यहाँ तक करेक्ट है। वुड नॉट टॉक टू मी इफ़ आई डू नॉट अटेंड टू। अब देखो इफ़ आई डू नॉट अटेंड, ये क्या है कि ये आपका प्रेजेंट में है। अगर मैं डू नॉट का यूज हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट में दे दिया है, लेकिन ये सेंटेंस शुरू किससे हुआ है, ये शुरू हुआ है पास्ट से। टोल्ड मी है तो ये पास्ट का सेंस दे रहा है, विल का पास्ट दिया हुआ वुड, ये भी पास्ट का सेंस दे रखा है। तो कहने का मतलब है कि जब सेंटेंस ही पास्ट से शुरू हुआ है तो यहाँ प्रेजेंट कैसे आ सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा यहाँ पर, इसका इफ़ आई डू नॉट अटेंड का इसके बदले क्या होना चाहिए यहाँ पर, इफ़ आई डिड नॉट अटेंड। बात समझ रहे हो, तो यहाँ डू नॉट के बदले क्या लगेगा, डिड नॉट लगेगा। इस तरीके से आपकी यहाँ पर जो आपका जो एरर है वो कहाँ होना चाहिए था, तो पार्ट बी में। तो हम लोग काफ़ी सारे रूल्स को आज सीखे और मैं काफ़ी बोलते बोलते थक गया हूँ। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना ताकि मैं और भी वीडियो ला सकूँ कॉमन एरर पे। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।